नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो सबसे पहले कि अपकिरण होता क्या है, ये डिस्पर्सन है क्या। अपकिरण का अर्थ है फैलाव, बिखराव, विचरण, अंतर। आप पहले औसत एवरेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि औसत क्या होता है। औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। अब यह जो वर्ग होता है या श्रृंखला, इसमें कई सारी मदें होती हैं और आपने औसत निकालते समय देखा होगा कि उन मदों में भी अधिकतर अंतर पाया जाता है और साथ ही साथ मदों और जो औसत निकला है उसमें भी अंतर पाया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 फैक्ट्रियों ए, बी और सी के 5 मजदूरों की मजदूरी रुपए में दी गई है। यदि आप तीनों फैक्ट्रियों का समांतर माध्य और मध्यका निकालें तो आप देखेंगे कि सभी का जो समांतर माध्य है वह 400 रुपया है और साथ ही साथ जो मध्यका है वह भी 400 रुपया है। परंतु यदि आप फैक्ट्री ए में देखें तो यहाँ पर जो औसत मजदूरी है और विभिन्न मजदूरों को दी जा रही मजदूरी में कोई विचरण या कोई अंतर नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। जबकि फैक्ट्री बी में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मदें हैं उनमें भी आपस में अंतर है और साथ ही साथ जो औसत आया है 400 रुपया, उसमें भी अंतर है जब मदों के साथ तुलना की जाती है, लेकिन यह अंतर कम है या बिखराव कम है। लेकिन फैक्ट्री सी में यदि आप देखें तो मदों में आपस में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एक मद 50 दी गई है जबकि एक मद 750 दी गई है, तो मदों में भी अंतर है और साथ ही साथ यदि औसत के साथ तुलना की जाए तो औसत के साथ तुलना करने पर भी यह अंतर देखने को मिलता है और यह अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अपकिरण शब्द का प्रयोग सामान्यतः 2 अर्थों में किया जाता है। पहला जो अर्थ है वो है कि अपकिरण से अभिप्राय है किसी श्रृंखला की विभिन्न मदों में पाया जाने वाला अंतर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एग्जाम्पल हमने लिया कि जो फैक्ट्री ए है वहाँ पर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है मदों का आपस के बीच में, तो यहाँ पर जो अपकिरण है वह 0 है। इसके विपरीत किसी श्रृंखला की मदों में परस्पर जितना अधिक अंतर होगा उनमें उतना ही अधिक अपकिरण पाया जाएगा, जो क्या फैक्ट्री बी और फैक्ट्री सी की स्थिति में देख सकते हैं। जो अपकिरण का दूसरा अर्थ है कि अपकिरण से अभिप्राय है कि श्रृंखला की विभिन्न मदों का औसत से कितना अंतर है। अब मदों के मूल्य का अंतर औसत से जितना अधिक होगा अपकिरण भी उतना ही अधिक होगा और इसके उल्टा मदों के मूल्य का अंतर औसत से जितना कम होगा अपकिरण भी उतना ही कम होगा। अब यदि इसकी परिभाषा देनी हो तो डॉक्टर बाउले ने इसकी परिभाषा दी है कि अपकिरण मदों के विचरण का माप है। एकदम सिंपल परिभाषा है। इसी अपकिरण के द्वारा किसी श्रृंखला की प्रकृति और रचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए अर्थशास्त्र या सांख्यिकी के छात्र होने के नाते आपको इसे समझना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपकिरण ज्ञात करने के निरपेक्ष और सापेक्ष एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसके निरपेक्ष माप करेंगे और निरपेक्ष माप में भी प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन और लॉरेंज कर्व करेंगे। तो सबसे पहले आइए अब हम करते हैं प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग सबसे पहले कार्ल पियर्सन ने किया था। इसे ग्रीक भाषा के सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रमाप विचलन है क्या? तो प्रमाप विचलन श्रृंखला के समांतर माध्य से लिए गए सभी विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। इसकी गणना तीनों श्रृंखलाओं में की जाएगी, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला। और प्रमाप विचलन ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम करते हैं
व्यक्तिगत श्रृंखला में प्रमाप विचलन और विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब यदि आप द्वारा परिभाषा को देखें तो प्रमाप विचलन की परिभाषा कहती है कि प्रमाप विचलन श्रृंखला के समांतर माध्य से लिए गए सभी विचलनों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल है। तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमें समांतर माध्य निकालना है, उसके बाद हमें प्रत्येक मद का विचलन निकालना है और उसके बाद विचलनों का वर्ग ज्ञात करना है और विचलनों का जो वर्ग आया है उनके जोड़ का फिर समांतर माध्य निकालना है और उसके बाद उन सब का अंडरूट। तो इस तरह से जो हमारे पास फार्मूला बनता है वो बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडरूट सिग्मा एक्स की स्क्वायर अपॉन एन। अब ये जो x है यहाँ पे लिया गया है स्मॉल x है और ये स्मॉल x किसको शो कर रहा है, विचलन को, और ये निकलेगा कैसे, x माइनस एक्स की बार से। सिग्मा x की स्क्वायर डिनोट कर रहा है विचलन वर्गों के जोड़ को और n जो है वो डिनोट कर रहा है मदों की संख्या को। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रमाप विचलन ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपके पास 10 विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक दिए गए हैं। ये अंक इस प्रकार हैं 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 एंड 1। अब इनका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। तो फार्मूला आपके सामने है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स अंडरूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। तो अब आपको मालूम है कि सबसे पहले तो आपने समांतर माध्य ज्ञात करना है और हम डायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। और आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि ये जो प्रत्यक्ष विधि है इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब समांतर माध्य हमारा पूर्ण अंक हो। कहने का अभिप्राय है कि समांतर माध्य आपका दशमलव में नहीं आना चाहिए। अब ये जो अंक हैं ये आपके पास मदे हैं और इसे हम स्मॉल x से नहीं बल्कि कैपिटल X से डिनोट करते हैं। स्मॉल x का मतलब हुआ विचलन, जो कि अब हम ज्ञात करेंगे। स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स की बार। तो सबसे पहले हमें x की बार निकालना है, समांतर माध्य निकालना है और आपको मालूम है कि x बार कैसे निकलता है, x बार इक्वल्स सिग्मा x अपॉन n और इस प्रकार यह आपके पास 11 आता है। अब आपने विचलन जब ज्ञात करना है, स्मॉल x जब निकालना है x माइनस एक्स की बार, तो आप प्रत्येक मद को इस समांतर माध्यम में से माइनस करते चलेंगे। ध्यान रखना है कि साइन इग्नोर नहीं करेंगे। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस लगेगा, प्लस का साइन आ रहा है तो प्लस लगेगा। और यह विचलन आपके पास आता है, स्मॉल x आता है 1, -3, 6, 2, 4, -2, 7, 0, -5 एंड -10। जब आप इस विचलन को निकाल लेते हैं तो अब आपने विचलन का वर्ग ज्ञात करना है, अर्थात x की स्क्वायर, जो स्मॉल x है उसकी स्क्वायर निकालना है। और ये आपके पास आता है 1, 9, 36, 4, 16, 4, 49, 0, 25 एंड 100। और अब आपने इन सबको जोड़ना है। तो ये आता है आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल्स 244। अब आपने इसको फार्मूले में पुट कर देना है, जो फार्मूला है सिग्मा इक्वल्स अंडरूट सिग्मा एक्स की स्क्वायर अपॉन एन इक्वल्स अंडरूट 244 अपॉन 10। और इसको सॉल्व करने पर आपके पास प्रमाप विचलन आता है 4.94। अब हम शॉर्टकट मेथड द्वारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और शॉर्टकट मेथड आपने पहले भी किया है, जैसे जब हमने समांतर माध्य निकाला था तो शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं, कल्पित माध्य। तो यहाँ पर भी हमको x बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एज्यूम्ड मीन लेंगे, कल्पित माध्य लेंगे। और यहाँ पे फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स अंडरूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि आपको डी एक्स निकालना पड़ेगा और फिर डी एक्स का स्क्वायर। तो डी एक्स कैसे निकलेगा, अब हमें मालूम है कि हमने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन लेना है और स्मॉल एक्स हम
डायरेक्ट मेथड में निकाल रहे थे, लेकिन शॉर्टकट मेथड में स्मॉल x की जगह हम dx निकालेंगे और ये dx निकलेगा x माइनस a का मतलब एज्यूम्ड मीन। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं, हमने इनका प्रमाप विचलन निकालना है। आंकड़े इस प्रकार हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। अब हम इन्हें सीरियल नंबर्स में लिखेंगे तो 1 से 10 तक का सीरियल नंबर आ गया। तो n इस तरह 10 हुआ। x जो मदे हैं इनको हम लिखेंगे 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। अब हमने dx निकालना है और dx का मतलब हुआ कल्पित माध्य से विचलन। तो ये dx कैसे निकलेगा, x माइनस a, और यहाँ पर हम a लेते हैं 20। तो dx आपके पास आएगा -12, -10, -8, -6, -4, -2, 0, +2, +4 एंड +6। और इस प्रकार आपके पास सिग्मा dx जो आपको निकालने के लिए कहा गया था वो आता है आपके पास -30। अब हमने dx स्क्वायर निकालना है तो ये आपके पास आता है 144, 164, 36, 16, 4, 0, 4, 16 एंड 36, और इन सब का जोड़ सिग्मा dx स्क्वायर होता है 420। तो अब आपने इनको फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स अंडूट सिग्मा dx की स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये आपके पास होता है 420 अपॉन 10 माइनस ब्रैकेट में -30 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके पास 5.74। अब हम करेंगे पद विचलन विधि द्वारा प्रमाप विचलन स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा, और इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स अंडूट सिग्मा dx एपोस्ट्रोफी स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा dx एपोस्ट्रोफी अपॉन n का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c। c का अर्थ हुआ कॉमन फैक्टर जो कि कॉमन होगा, और हमें यहाँ पे निकालना है dx एपोस्ट्रोफी और dx एपोस्ट्रोफी का स्क्वायर। तो यहाँ पे dx एपोस्ट्रोफी तो वही हुआ कि पहले हमें dx निकालना है, dx x माइनस a निकलेगा, और dx एपोस्ट्रोफी निकलेगा आपका dx ओब्लिक c। जो dx है उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। 5 व्यक्तियों की मासिक आय दी हुई है 500, 700, 1000, 1500 और 1300। इनका प्रमाप विचलन निकालना है। तो सीरियल नंबर 1 to 5 हो गए। यहाँ पे n आपके पास 5 है। मासिक आय को हम x के रूप में लिखेंगे और यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन लेते हैं 1000। तो dx निकलेगा x माइनस a। तो ये आपके पास आता है -500, -300, 0, 500, 300। अब हमने dx एपोस्ट्रोफी जो कि पद विचलन को शो करता है वो निकालना है। तो निकलेगा dx अपॉन c, और कॉमन फैक्टर यहाँ पर है 100। आप देख सकते हैं कि 100 जो है वो 500 में भी आ रहा है और 300 में भी आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर 100 हो गया। तो इस प्रकार आपके पास जो पद विचलन है वो आता है -5, -3, 0, 5 एंड 3। और जब आप इनको जोड़ते हैं तो सिग्मा dx एपोस्ट्रोफी आता है आपके पास 0, और वैसे ही dx एपोस्ट्रोफी का स्क्वायर अर्थात पद विचलन का वर्ग आपके पास आता है 25, 9, 0, 25 और 9, और इन सबको जोड़ने पर आपके पास सिग्मा dx एपोस्ट्रोफी स्क्वायर आता है 68। तो अब आप इसको फार्मूले में पुट कर देंगे और आपके पास ये इस तरह से आता है अंडूट 68/5 माइनस 0/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करने पर आपके पास जो प्रमाप विचलन आता है वो आता है 368.78। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब यहाँ पर आपके सामने एक वर्कशीट दी गई है, आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम करेंगे खंडित और अखंडित श्रृंखला में प्रमाप विचलन कैसे ज्ञात करना है, और साथ ही साथ हम सीखेंगे लॉरेंज वक्र। जितने भी फार्मूले हमने किए उन्हें आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।